नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए, मिडिल क्लास आदमी पैसे तो कमा लेता है लेकिन उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाता है और पैसे को मैनेज ना कर पाने के कारण उसको हमेशा लगता है कि उसकी इनकम अभी बहुत कम है और वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कभी भी नहीं कर पाएगा। उसको हमेशा यही स्ट्रेस रहता है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि मैनेजमेंट वहाँ सही नहीं है। तो आज की वीडियो में कैसे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बिल्कुल स्मूथ बना सकते हैं, इस टॉपिक पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। 7 ऐसे गोल्डन रूल्स मैं आपको बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपके जो आने वाले फ्यूचर होगा उसमें आप काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, यहाँ वही सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल यहाँ पर मिलती जुलती मिलेंगी कि हाँ यार, हम लोग भी शायद ये गलतियाँ कर रहे थे और अगर हम इन गलतियों को ना करेंगे तो बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस के 7 गोल्डन रूल्स, हर मिडिल क्लास को ये पता होने चाहिए। पहला रूल क्या है उस पर बात करते हैं। सेव बिफोर यू स्पेंड। देखिए, अब सैलरी आती है, सैलरी आते ही हम लोग क्या करते हैं, सीधा खर्चों में लग जाते हैं कि भैया हमें घर का राशन लाना है, हमें बिजली के बिल देने हैं, हमें और भी सारे खर्चे हैं, हमें रेंट देना है, बच्चों की फीस देनी है, हमें शॉपिंग के लिए भी हम लोग रुके हुए थे वो भी करनी है, घूमने भी जाना है। तो काफ़ी कुछ खर्चे होते हैं। देखिए, सभी सैलरी का वेट करते हैं, जैसी सैलरी आती है और खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, पहले थोड़ा सा पैसा बचाना है। 1 मिनट में कैसे बचाना है, देखिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं। आप यहाँ 50, 30 और 20 इस रूल को आप फॉलो कर सकते हैं। 50% आप अपनी सैलरी का वो खर्च करेंगे जो बिल्कुल ज़रूरत है, जो आपको खर्च करना ही करना है। 30% आप खर्च करेंगे किस पे, जैसे कि आपका घूमने फिरने का खर्च हो गया, आपका शॉपिंग का खर्च हो गया, इस टाइप का जो खर्च होगा उस पर आप 30% खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 50% वो खर्च होगा जिसमें कि आपका ग्रॉसरी हो गई, बच्चों की फीस हो गई, आपके घर का रेंट हो गया या और भी जो कुछ खर्चे हैं, ठीक है। और बाकी का ये जो 20% बचेगा ना, ये आपको क्या करना है, इस 20% का इसको सेव करना है और इन्वेस्ट करना है। सेव प्लस इन्वेस्ट आपको करना है। अब मान लीजिए आज की वीडियो में हम लोग एक बेसिक सैलरी पर बात कर लेते हैं। 50,000 रुपये हम सैलरी रख लेते हैं। तो अगर आपकी 50,000 रुपये सैलरी है तो उसमें से 20% यानी कि 10,000 रुपये जो होंगे ये आपको सेव प्लस इन्वेस्ट के लिए बचाने होंगे। ये आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा फ्यूचर में। कैसे, वो सब कुछ भी मैं आपको डिटेल में अब बताने वाला हूँ। एक एक रूल को समझते हैं, सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगला जो रूल है इमरजेंसी फंड बनाना। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग कभी भी अपने लिए इमरजेंसी फंड नहीं रखते हैं। मान लीजिए आप जॉब में हैं, जरा सोच कर देखिए, अगर 3-4 महीने तक आपको सैलरी ना मिले तो क्या होगा। सोच कर भी डर लगता है क्योंकि हम लोग तो सैलरी से बंधे हुए हैं। सैलरी आती है, खर्च करते हैं, फिर मंथ एंड तक आते आते सैलरी खत्म हो जाती है, फिर हम लोग फिर से वेट करते हैं कि यार 1 तारीख के बाद फिर से सैलरी आएगी, फिर से हम लोग खर्च करेंगे। लेकिन अगर 3-4 महीने सैलरी रुक गई तो वाकई हमारा क्या होगा। तो इसके लिए इमरजेंसी फंड हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इससे मैंने पिछले वाले जो फंड लाइन थी उस पर बात करी थी कि आपने 50,000 में से 20% यानी कि जो 10,000 रुपये बचाए थे, इन 10,000 रुपये में से आपको क्या करना है, जो 5,000 रुपये होंगे ना, ये आपको हर महीने इमरजेंसी के लिए अपने पास रखने होंगे। बिल्कुल, ये आपके लिए एक बड़ा इमरजेंसी फंड बनाएगा। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, आपकी सैलरी का कम से कम 6 महीने की सैलरी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपकी सैलरी का 6 गुना। 50,000 सैलरी है तो 3 लाख रुपए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और ये 3 लाख रुपए जमा कैसे होगा, 5-5 हज़ार रुपये महीना करके किसी भी एक लिक्विड फंड में, किसी भी एक लिक्विड फंड में इसको डाल सकते हैं। लिक्विड फंड में डालने से बेनिफिट ये होगा कि आप जब मर्जी वहां पे पैसा डालें, जब मर्जी निकाल सकते हैं। तो यहां आप क्या कीजिए, हर महीने 5,000 रुपये लिक्विड फंड में डालते रहिए। धीरे धीरे आपके पास एक बड़ा इमरजेंसी फंड आपके साथ खड़ा होगा जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ज़रूरी नहीं है कि जॉब जाने पर ही ये पैसा आपके काम आएगा। कई बार किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी आपके पास आ सकती है जिसलिए आपको एकदम से परेशान ना होना पड़े, तो आप यहाँ से पैसा निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, घूमने फिरने में और शॉपिंग में कभी भी इस पैसे का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगले रूल पर बात करते हैं जो कि है बजटिंग हैबिट। देखिए,
बजटिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ भी एक बड़ी गलती कर देते हैं, पैसा आता है खर्च करते हैं, ज़्यादा सोचते ही नहीं है। लेकिन बजट बनाना चाहिए कि हमें कितने % पैसा कहाँ खर्च करना है। ये ना हो कि हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा खर्च कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग शॉपिंग पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग घूमने फिरने पर ही बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो बजटिंग बनाना ज़रूरी है कि आपको कितने % शॉपिंग पर खर्च करना है, कितने % आपको घूमने फिरने पर खर्च करना है। मंथ के एंड में एक बार ज़रूर देखिए कि इस महीने आपने शॉपिंग पर और घूमने फिरने पर या बाहर खाने में कितना खर्च किया। तो कोशिश कीजिएगा अगले महीने उसको फिर थोड़ा सा कम करने की। तो ये हैबिट बहुत ज़रूरी है, बजटिंग बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, डेट फ्री लिविंग। देखिए, कोशिश कीजिए कि उधार हमारे ऊपर कम से कम हो। अब ये उधार ऐसा नहीं है कि किसी से आपने वैसे पैसा उधार लिया है। आप क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। कई बार ऐसी स्कीम्स भी हमें मिलती हैं कि आप अभी खरीदिए और पे उसको बाद में कीजिए। इन स्कीम के लालच में आकर हम लोग कई बार ओवर शॉपिंग कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत है, 15,000 का मेरा बजट है, लेकिन जब मैं शॉप पर गया तो मुझे शॉप वाले ने एक ऐसी स्कीम समझा दी कि सर 15,000 वाला नहीं, अगर आप 30,000 वाला मोबाइल लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको भी पैसे भी नहीं देने होंगे, आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं, कई बार ये हमें ट्रैप में फंसा देती हैं। अब उस समय तो मोबाइल मैंने 30,000 का खरीद लिया, लेकिन अब मैं उसको मंथली जब पे करूंगा तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा मंथली बजट था उसको बिगाड़ देगी। देखिए, हर महीने का एक बजट निकल कर आता है जिसमें मुझे कितना खर्च कैसे करना है, वो सब मेरा सिस्टम जो है ना फिर थोड़ा सा वहाँ बिगड़ जाता है, क्योंकि वो जो 15,000 रुपये मेरे मोबाइल का बजट था वो भी मुझसे खर्च हो जाएगा और हर महीने की एक इंस्टॉलमेंट मेरे पास और एक्स्ट्रा हो जाएगी जिसको मुझे पे करना होगा। तो कोशिश हमें यही करनी है, क्रेडिट कार्ड का ओवर यूज़ या फिर ये खरीद लो अभी और बाद में पे कर दो, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हमें जितनी ज़रूरत हो उतना कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। कई बार ये चीज़ें फ़ायदेमंद भी होती हैं, लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो जाती है, क्योंकि अगर आपने इनकी एक भी पेमेंट टाइम पर नहीं करी तो ये आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर चार्जेस भी लेती हैं। पेनल्टी चार्ज भी आपसे लिया जाएगा और भी कई तरह के चार्जेस हैं जिसमें ये आपको फंसा देंगे और आप इनका पेमेंट करते करते ही थक जाएंगे। इसलिए कोशिश करनी है अपने बजट में चलना है और डेट फ्री लिविंग, तो हमें बहुत ज़्यादा उधार में नहीं रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है दोस्तों, इन्वेस्ट अर्ली एंड रेगुलरली। ये आदत हमें ना बहुत आगे तक लेके जाती है। देखिए, अगर हम बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दें तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए, अगर आप जल्दी शुरुआत करेंगे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की SIP शुरू कर दी। क्या आप जानते हैं 1,000 रुपये की SIP ही अगर आपको 15% के रिटर्न्स दे तो 30 साल में वही आपको लगभग 70 से 75 लाख रुपए तक बना कर दे सकती है। सोचकर थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इन्वेस्टमेंट आप अर्ली स्टेज में शुरू करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए आप 40 की एज में हैं, तब आप 1,000 की SIP करके तो 30 साल बाद यानी कि आपकी एज ही 70 हो जाएगी। लेकिन अगर आप 20-25 साल के आसपास हैं, 30 साल के आसपास हैं, तब ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आप यहाँ से अपनी SIP को शुरू कीजिए। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो इसलिए ये रूल मैंने यहाँ रखा है, इन्वेस्ट अर्ली एंड रेगुलरली। रेगुलरली पर भी फोकस कीजिए। जो भी SIP का अमाउंट सिलेक्ट किया है उसको बिल्कुल रेगुलरली टाइम पर पे करते रहिए। एक भी SIP रुकनी नहीं चाहिए। देखिए, ये आपको एक अच्छा डिसिप्लिन भी सिखाता है कि आप बिल्कुल डिसिप्लिन में अपने निवेश को रखिए, तो फिर ये फ्यूचर में आपको बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले रूल पर, इंश्योरेंस। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना ज़रूरी है, जिसको लोग मिस कर देते हैं। इंश्योरेंस में क्या होगा, 2 तरह के इंश्योरेंस यहाँ निकल कर आएंगे। ठीक है, पहला होगा टर्म इंश्योरेंस। इन 2 इंश्योरेंस पर ही मैं हमेशा फोकस करता हूं, यही मैं आपको बताने भी वाला हूं। टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, आप अपने और अपने फैमिली को सिक्योर करते हैं। किस तरह से करते हैं, मान लीजिए आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, इसको अगर आप टाइम से लेते हैं तो क्या होगा, ये आपको 50 लाख रुपए तक का जो टर्म इंश्योरेंस होगा ना, वो 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये के बीच में ईजिली मिल जाएगा। और देखिए, इंश्योरेंस भी बहुत बड़ा है, सीधा 50 लाख का होगा। कल के दिन कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो फैमिली को सीधा 50 लाख रुपए यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, अब देखिए हेल्थ इंश्योरेंस के भी बेनिफिट हैं। मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है,
अब आजकल आप देख रहे हैं मेडिकल बिल्स कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं। जरा सी कोई अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो खर्चे इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि हमारा पूरा ही सिस्टम जो हमारा सैलरी का है वो पूरा बिगड़ जाता है। लेकिन अगर हमने एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो यहाँ जो हमारा खर्चे वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी होगी फिर वो ही आपका बिल पे करेगी। इससे क्या होगा, आपकी जो बजटिंग है वो सही रहेगी, आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रैप में नहीं फंसेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास ना हो और हम हॉस्पिटल के बिल्स को भरने के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या किसी से उधार लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हम फंसते चले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए टाइम से एक हेल्थ इंश्योरेंस आप ज़रूर लीजिए, अपनी और अपनी फैमिली को आप सिक्योर इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना। देखिए, अब ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा है, फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना ज़रूरी है। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान तो बना लिया लेकिन फाइनेंशियल गोल्स सेट नहीं है, तो भी आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा उसको समझाता हूँ। देखिए, अब क्या हुआ कि हमने मान लीजिए 5,000 रुपये की SIP का प्लान बना लिया। ठीक है, अब ये जो 5,000 रुपये की SIP है ना, ये हमें किस तरह से करनी है। जो हमारे गोल्स होंगे, मान लीजिए एक हमारा रिटायरमेंट का गोल है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा प्लान है ये बहुत लंबा चलना है, तो हमने क्या किया, 1,000 रुपये इसमें डाल दिए। इसको हमने रिटायरमेंट प्लान नाम दे दिया सीधा कि ये हमारे रिटायरमेंट के लिए है। एक गोल हमने क्या किया, फाइनेंशियल गोल जो है हमारा बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए रख लिया, कुछ पैसा हमने इसमें डाल दिया। अब देखिए यहाँ क्यों मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ उसको समझिए। अगर हमारा फाइनेंशियल गोल सेट है, बच्चों की हायर एजुकेशन में हम उसके लिए हम SIP कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब उस समय पर हमें पैसों की ज़रूरत होगी तो हम ये जो हायर एजुकेशन वाली SIP होगी सीधा इसको क्लोज करेंगे और अपना पैसा वहाँ से निकाल कर उसमें खर्च करेंगे। जो हमारा रिटायरमेंट वाला प्लान है वो एज इट इज़ चलता रहेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म में हम कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हमने क्या किया, सीधा 5,000 की एक ही SIP की होती, अब बच्चों की हायर एजुकेशन में पैसों की ज़रूरत है, हमने क्या किया, SIP को बंद किया और पैसा वहाँ से विड्रॉल कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारा रिटायरमेंट की प्लानिंग थी वो तो वहीं पर खत्म हो गई ना। इससे तो अच्छा है कि हमने दो गोल बना लिए, हायर एजुकेशन का अलग बना लिया और रिटायरमेंट का अलग बना लिया। हायर एजुकेशन के टाइम पर हमने इस SIP को क्लोज करके पैसा निकाल लिया और रिटायरमेंट का जो हमारा प्लान था उसकी 1,000 रुपये की जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारी बराबर जा रही है। तो इस तरह से देखिए, अगर आप चलते हैं प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बनाकर तो कम पैसों में भी आप जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। एक स्मूथ फाइनेंशियल प्लानिंग आप अपने लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।